सो गाइस नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर दैट इज योर जनरल मीटिंग. ठीक है, व्हाट इज जनरल मीटिंग गाइस? इट इज अ गैदरिंग ऑफ पर्सन. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. कहना ऐसे जो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर है, इन्होंने क्या किया है? पैसा दिया है, फंड लगाया है. किसको? कंपनी को. ठीक है, कंपनी का ये फंड मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की. और बेटा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? डायरेक्टर का. अब लाख शेयर होल्डर कंपनी में, क्या लाख के लाख डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं. तो कहने से देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एज वेल एज मैनेजमेंट. तो इट इज ड्यूटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि वो शेयर होल्डर को बताए कि उनके पैसे के साथ में उन्होंने साल भर के अंदर क्या किया है. तो डोंट यू थिंक एक मीटिंग होनी चाहिए, एंड दैट मीटिंग इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग. शेयर होल्डर्स मीटिंग. अगर वो शेयर होल्डर मीटिंग कंपलसरी हर साल होना ही होना है, दैट इज कॉल्ड एजीएम. एंड एनी अदर मीटिंग अदर देन एजीएम इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल. गाइस यहाँ तक समझ में आया एकदम आराम से बेसिक लेवल पे? सो इट्स अ गैदरिंग ऑफ पर्सन. क्या मीटिंग के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए हम लोगों को? बोलो फटाफट बोलो. हाउ मच? 2 पर्सन इज नीडेड. क्या एक व्यक्ति के साथ में भी मीटिंग बंद हो सकती है? हाँ. अगर मीटिंग किसने बुलाई है? एजीएम. किसने बुलाया है? एनसीएलटी ने. या ईजीएम किसने बुलाया? एनसीएलटी. या फिर मानो जैसे एक रियल केस है, रतन टाटा जी जो थे, इन्होंने एक कंपनी के सारे प्रिफरेंस शेयर अकेले ने परचेस किए थे. अब उस कंपनी में प्रिफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई थी. बड़ा व्यक्ति एक है, शेयर होल्डर क्लास में कितना है? अकेला है. तो कहने से एक पर्सन ने अपने आप में, एक क्लास का एक व्यक्ति अपने आप में क्या बन गया? मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग. नंबर 1 इज योर एनुअल जनरल मीटिंग, अनदर वन इज योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड थर्ड वन इज योर क्लास मीटिंग. सर ये सारा मैंने बता दिया. क्वेश्चन आता है पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है? टेक डिसीजन. पर्पस ऑफ मीटिंग इज टेक डिसीजन. और जब भी डिसीजन लोगे तो दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. सेक्शन नंबर 114 इसके बारे में बात करता है. ये क्या बोलता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब क्या? वेन एवर द वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट. अगर 2 लोगों ने नहीं बोला और 3 लोगों ने हाँ बोला तो रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी. अरे यस और नो? दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. लेकिन सर देयर इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन. क्या बोलता है? whenever the vote cast in favor is a 3 times of vote cast against. मतलब सर मानो एक ने नहीं बोला और कम से कम 3 हाँ बोल रहे हैं, तो डोंट यू थिंक 1:3 वाला रेशियो हो गया ना? दिस इज कॉल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन. सर 10 ने नहीं बोला और कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? 30 लोग हाँ बोल रहे हैं. सर 0 ने नहीं बोला तो हाँ बोलने वाले कम से कम कितने चाहिए? नहीं, 0 लोगों ने ना बोला तो हाँ बोलने वाले कितने लोग चाहिए फॉर स्पेशल? 1. अपने आप में एक व्यक्ति काफी हो गया, क्योंकि उधर 3 मत करना, 0 × 3 0 ही रहता है ना? तो यहां तक समझ में आया? सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या देखोगे? देखो 100 लोग मीटिंग कंपनी के मेंबर थे, जिसमें से मीटिंग में कितना है? 50. वोट कितनों ने किया? 20 ने. समझ में आ रहा है? और उसमें से भी वैलिड वोट कितने ने किया? अब क्वेश्चन ये आया, 6 लोगों ने फेवर में किया, 4 लोगों ने अगेंस्ट में किया. वैसे तो मुझे बताओ ओआर पास होने के लिए कम से कम कितने वोट चाहिए थे? 50 लोग मीटिंग में आए वाले, 50 लोग मीटिंग में आए, कम से कम 26 चाहिए थे ना? यहाँ पे तो वोट ही 10 लोग कर रहे हैं. मतलब 20 ने किया, 10 लोगों ने तो कुछ भी लिखा है ना, मतलब मेरे ख्यालों की मरी कहा कोई बोल रहा है ना, ऐसे कोई गाने लिख दिए. वैलिड वोट थोड़ी कंसिडर हो गया. क्वेश्चन आया क्या ये रिजोल्यूशन सही है? 10 ही लोग वोट कर रहे हैं और ओ आर और एस आर पास करना है. चलता है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता कितने मेंबर है, ये नहीं देखा जाता कितने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये नहीं देखा जाता कितने वोट कर रहे हैं, ये देखा जाता है कितने करेक्ट वोट कर रहे हैं, वैलिड वोट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मानो वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ओ आर या एस आर? यहाँ पे ओ आर पास हुआ. ठीक है सर, अगर वोट कास्ट इन फेवर इज 4 एंड वोट कास्ट अगेंस्ट 6, क्या हुआ? रिजोल्यूशन फेल हो गया. और सर वोट कास्ट इन फेवर इज 5 एंड वोट कास्ट अगेंस्ट 5, क्या हो गया? टाई हो गया. टाई के केस में क्या होता है? चेयरमैन गेट कास्टिंग वोट. समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन मेरा आया, चेयरमैन क्या क्या मिल गया? कास्टिंग वोट. उसने हाँ बोला तो रिजोल्यूशन पास, उसने नहीं बोला तो रिजोल्यूशन फेल. क्वेश्चन है कैन चेयरमैन जो है 2 बार वोट कास्ट कर सकता है? कैन चेयरमैन कास्ट वोट ट्वाइस? कैन चेयरमैन का कास्ट वोट ट्वाइस? यस. कैसे? अगर वो कंपनी का मेंबर है तो पहले वो वोट कास्ट किया एज अ मेंबर, अब टाई हो गया तो वो वोट कास्ट करेगा एज अ चेयरमैन. समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन ये आया कैन ही कास्ट हिज वोट डिफरेंटली. मतलब पहले एज अ मेंबर उसने किसी चीज के लिए नहीं बोला,
और जब वो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट आया तो इस बार वो नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा, या अलग बोल सकता है, नहीं बोल सकता है? बोल सकता है, पहले नहीं बोला अब हाँ बोल रहा है, कितना दोगला है रे तू, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे लोग उसको? बोल सकता है, क्यों? शायद पहली बार जब उसने सोचा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, अब जब वो सोच रहा है तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। समझ में आ रहा है guys? सर स्पेशल रिजोल्यूशन का केस लेते हैं, 10 लोगों ने ना बोला तो 30 लोग, सर 90 लोगों ने ना बोला तो 270 लोग फेवर में होने चाहिए। और सर एक्चुअली लोग नहीं होते, वो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ना, वोटिंग राइट्स होता है, और जीरो ने ना बोला तो कम से कम एक तो भी फेवर में होना चाहिए, ठीक है? मान के चलो 29 लोगों ने, 29 छोड़ो, 30 लोगों ने, कितने, 30 लोगों ने क्या बोला है? वोट कास्ट इन अगेंस्ट, वोट कास्ट अगेंस्ट, कितना है? 30। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के लिए कितना चाहिए? 290 रहे ना, अरे मैंने गलत लिखा वाला इधर, सॉरी, इधर मान के चलो कितना है, 90, कितना है? वोट कास्ट अगेंस्ट कितना है? फेवर में जाने के लिए कितना चाहिए? 270 ना, 3 टाइम्स फेवर में जाने के लिए 270, 270 से कितना कम है? हु विल गेट अ कास्टिंग वोट? चेयरमैन विल गेट कास्टिंग वोट, सॉरी टू से चेयरमैन विल नॉट गेट कास्टिंग वोट। क्यों? चेयरमैन को कास्टिंग वोट सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में आता है, क्योंकि वहां पे टाई वाला सिचुएशन होता है, ये टाई तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे कैन चेयरमैन विल गेट कास्टिंग वोट? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो सिचुएशन ऑफ टाई। समझ में आ रहा है? तो अगर 114 पढ़ोगे तो वो लिखा है वोट कास्ट इन फेवर इंक्लूडिंग चेयरमैन कास्टिंग वोट, ऐसा जनरल रूल। अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन को हिट कर रहा हूँ। सबसे पहला सेक्शन आ गया 96, जो बात करता है किसके बारे में? एजीएम के बारे में। सबसे पहले क्या है? होल्डिंग ऑफ एजीएम, टाइम डेट प्लेस ऑफ एजीएम, बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एज एजीएम, एंड इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन एजीएम। बेटा होल्डिंग ऑफ एजीएम किस किस को मैंडेटरी है? एवरी कंपनी। किसको मैंडेटरी नहीं है? 1% कंपनी। कब मैंडेटरी? वंस इन अ ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? calendar year. When the year is not defined, it means a calendar year. When they say financial year, then it is financial year. समझ में आ रहा है क्या? मतलब जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में एक मीटिंग होना कंपलसरी हर साल। सर आगे लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम क्या है? तो सी, एजीएम कितने समय में हो जाना चाहिए? विद इन 6 मंथ। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना, 6 मंथ मतलब क्या? सितंबर एंड। उसके बाद में द गैप बिटवीन दिस एजीएम एंड द प्रीवियस एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ। और तीसरा, हर साल में एक बार, क्योंकि ईयर लिखा था ना, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज। सर क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकता है एजीएम का? हाँ। कब मिलेगा? व्हेन देयर इज अ स्पेशल रीजन। अगर कोई स्पेशल रीजन होगा ना, तो आपको क्या मिल सकता है? एजीएम का एक्सटेंशन मिल सकता है, मैक्सिमम हाउ मच? 3 मंथ। बट सर मेरे कंपनी का पहला एजीएम है, तो फिर बोले पहला एजीएम का लिए टाइम लिमिट अलग है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर, 9 महीने के। सर व्हेन आई से विद इन 9 मंथ मींस व्हाट? दिसंबर। अरे मंथ कौन सा आएगा? फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, उसके बाद में दिसंबर। समझ में आ रहा है क्या? अब दिसंबर 31 क्या एक्सटेंशन मिलेगा? नो। क्यों? ऑलरेडी 3 महीना एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा क्या चाहिए तेरे को? समझ में आ रहा है? सो आरओसी हैज नो डिस्क्रिप्शन टू अलाउ एक्सटेंशन। एक बार इस लिमिट को देखो। पहले की बात क्या है? एजीएम किसको एप्लीकेबल है? फटाफट, किसको एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी। कितना टाइम लिमिट है? 6 months from the conclusion of end of financial year. The gap between two AGM shall not exceed 15 months, and once in a year, whichever is earlier. For extension, you need a special reason. Who will give extension? ROC. Who will apply? Company. And for first AGM, within 9 months from the close of financial year, no chance that you will get extension. समझ में आ रहा है guys? Sir, day, date, time, place. Day, date, टाइम और प्लेस। सिंपल सा क्वेश्चन है। सर एजीएम जो हमारा है किस टाइम पे होना चाहिए? एनी बिजनेस डे। कब? एनी बिजनेस आज। वो डे बिजनेस बोल रहा हूँ, मतलब कौन सा नहीं होना चाहिए? नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। पब्लिक हॉलीडे चलेगा? चलेगा, पब्लिक हॉलीडे चलेगा, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। सर प्लेस क्या है? याद करो, लिस्टेड कंपनी के केस में रजिस्टर ऑफिस, इफ नॉट देन सेम सिटी टाउन विलेज। अगर तुमने एक मूवी देखा होगा, कौन सी? गुरु मूवी देखा है अभिषेक बच्चन की? गुरु मूवी के अंदर देखना, वो जब मीटिंग कराता है एक स्टेडियम में कराता है। वाई? क्योंकि अगर आपका रजिस्टर, उसने बोला है वहां पे स्पेसिफिकली, हमारे भाई लोग भप्पारे मारते हैं, गुजरात से आए हैं, लोगों को क्या लगा शकता परिवार छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा एक्टिंग करके बोलता है। ये कोई छोटे मोटे कमरे में फिट होने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया? स्टेडियम बुक कर दिया। ही मिंटू से
कि अगर रजिस्टर ऑफिस में नॉट पॉसिबल विद इन सेम सिटी टाउन विलेज हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं, ही इज गिविंग रीजन। समझ में आ रहा है? दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी होगी तो एनीवेयर इन इंडिया यू जस्ट नीड टू टेक व्हाट 100% मेंबर का कंसेंट। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी एनी प्लेस एनी, उसके बाद में एनी प्लेस मतलब जो सीजी डिसाइड करेगा। और सेक्शन 8 कंपनी बेटा इनको तो बोला एनी डे एनी टाइम एनी प्लेस विच इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर द डायरेक्शन इशू बाय द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। गाइस समझ में आया? सर व्हाट आर द बिजनेस जो हम लोग करेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, वन इज ऑर्डिनरी अनदर वन इज स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस का शॉर्टकट क्या है? अड्डा, adoption of account, payment of dividend, then declaration of dividend, then appointment of director in the place of retiring director. If you are appointing director in AGM, that is not ordinary. If someone is retiring 152 subsection 6 उसके जगह पे किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो। और लास्ट में क्या है? अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। समझ में आ रहा है गाइस? अब सर ये बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा जो बिजनेस है वो क्या माने जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। समझ में आ रहा है? एनी अदर बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एजीएम में। स्पेशल बिजनेस कहाँ पर होते हैं? एजीएम में भी हो सकते हैं, ईजीएम में भी हो सकते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए यू नीड ओआर, स्पेशल बिजनेस के लिए यू नीड हट, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल इज अ स्पेशल बिजनेस, नीड ओआर। ईसॉप इशू करना है प्राइवेट कंपनी, बेटा ओआर। तो स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट अ कंसेप्ट, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज अ कंसेप्ट। समझ में आ रहा है क्या? स्पेशल बिजनेस के लिए क्या लगेगा वो एक बताएगा ना, ठीक है? और उसके बाद में ऑर्डिनरी बिजनेस डोंट नीड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वेयर स्पेशल बिजनेस नीड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। दैट्स इट। सर इफ हमने एजीएम नहीं कंडक्ट किया तो बोले कंपनी अगर तू एजीएम नहीं कंडक्ट कर रहा है तो कोई भी मेंबर जाके अप्लाई करेगा किसको? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी खुद क्या बुला देगा? एजीएम। अब बेटा इसमें एक व्यक्ति भी प्रेजेंट हुआ, चाहे वो प्रॉक्सी हो चाहे वो पर्सन में हो, चाहे, ठीक है, उसके साथ में मीटिंग मानी जाएगी वैलिड। समझ में आ रहा है? और लास्ट में सर, ओ सर सुनो ना, मैंने तो एजीएम किया नहीं, एनसीएलटी को गया नहीं, एनसीएलटी ने बोला, एनसीएलटी की भी मैंने सुनी नहीं, मैं किसके बाप की सुनता नहीं। क्यों? झुकेगा नहीं। बेटा फिर 1 लाख रुपए पहले देना, उसके बाद में रोज के कितने देना? 5,000 देना, और फिर बोलना मैं झुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज सेक्शन, 3 सेक्शन कर लिया, 96, 97, 99। 96 एजीएम, 97, अरे बोलो, 97 तुम्हारा एनसीएलटी ने एजीएम बुलाया, और 99 पेनल्टी। सर अब हमारे सेक्शन कुछ क्वेश्चन मैंने बना के रखे थे, ये थोड़े से टेक्निकल है, सॉल्व करोगे? चलो पहला क्वेश्चन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1 सितंबर, ठीक है। फर्स्ट एजीएम कब तक होनी चाहिए? 30, आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च आगे 2024। अरे हाँ ना सर, 31 दिसंबर को मेरा एजीएम कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, मेरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2000। सर 1 जनवरी 2024 को मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 20। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं ध्यान में आता ना, सिर्फ इतना बेसिक फंडा लगा लेना, जिस साल कंपनी बना है ना उसके अगले साल फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस साल में फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्या बोला है, अगर कंपनी 1 जनवरी उसके बाद में बढ़ा है तो फॉलोइंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। लॉजिकली समझ में आया इतना? डेफिनेशन में लिखा है। तो बेटा यहाँ से एजीएम कब तक होना चाहिए? 31 दिसंबर 24। यहाँ पे भी 31 दिसंबर 24, और यहाँ पे 31 दिसंबर 25। अगले साल फाइनेंशियल एंड होगा तो उसके 9 मंथ में ना। उसके बाद में फिर मैंने क्या बोला है, सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 3 कंडीशन याद रखना। क्या बोला था? विद इन 6 मंथ। 6 मंथ का टाइम सबके लिए कॉमन है क्या? 30 सितंबर, 30 सितंबर और 30 सितंबर। दूसरा मैंने क्या बोला है? द गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड मोर देन 15 मंथ। पहली एजीएम क्या हुई है? मई से 15 मंथ निकालो, मई टू मई, देन जून जुलाई अगस्त, अगस्त। समझ में आ रहा है? एंड फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? दिसंबर। विच एवर इज अर्लियर गाइस, विच एवर इज अर्लियर, 1 अगस्त, दिस विल बी द लास्ट डेट ऑफ कंडक्टिंग एजीएम। अच्छा इसमें एजीएम चालू होना चाहिए, चालू हो गया खत्म हो जाना चाहिए?
चालू होके खत्म हो जानी चाहिए, इट इज अ लास्ट डेट। समझ में आ रहा है क्या सर? इसके बाद में दूसरा आ रहा है, दूसरा देखो, जुलाई, जुलाई से 15 महीने कैलकुलेट करो, अक्टूबर आएगा, अरे सीधी सी बात है ना, और 31st विच एवर इज अर्लियर, 30th सितंबर। समझ में आ रहा है क्या? और सर नेक्स्ट वाला एग्जांपल इफ यू सी 15 सितंबर को हुआ था, 15 महीने कब हो गए, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेट क्या आएगा, 30th सितंबर। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज यस और नो? ऑर्डिनरी बिजनेस नीड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू। स्पेशल बिजनेस नीड स्पेशल रिजोल्यूशन, फॉल्स। वेरी गुड, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट एजीएम ओनली, ट्रू एंड फॉल्स? ट्रू। whereas स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन ईजीएम ओनली, फॉल्स। स्पेशल बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, क्या बोलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? जब आपका ईजीएम हुआ, जब आपका एजीएम हुआ और अगला एजीएम अगले साल आएगा, इन बिटवीन अगर तुमको कोई जनरल मीटिंग बुलाई तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर ये छोटा सा डायग्राम इस पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। और मार्क माय वर्ड, एक बहुत टेक्निकल टॉपिक है तुम्हारा 101 102, ठीक है, उसको भी मैं एक छोटे छोटे चार्ट बताऊंगा, चार्ट में खत्म। सुनो, सेक्शन 100 क्या बोलता है? ईजीएम कौन बुला सकता है रे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैन इंडिविजुअल डायरेक्टर कॉल ईजीएम? नो। व्हेन आई से बोर्ड, इट्स अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? इंडिविजुअल डायरेक्टर कैन नॉट कॉल ईजीएम, एजीएम, व्हाटएवर, ठीक है। क्वेश्चन ये आया, अच्छा एक आधे डायरेक्टर ने बुला लिया तो क्या बाकी का बोर्ड उसको रेक्टिफाई कर सकता है? दैट इज पॉसिबल, ठीक है। सर कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को झक मार के क्या बुलानी पड़ती है, ईजीएम। क्यों? शेयर होल्डर डिमांड कर रहे हैं। और हल्के में मत लेना शेयर होल्डर को, क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर जो है उनके पास अच्छा खासा तुम्हारी कंपनी का क्या है, होल्डिंग है। समझ में आ रहा है? सो ऐसे केस में क्या बोला है, कितने शेयर होल्डर, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल तो जिनके पास 10% ऑफ क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट, या फिर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं तो 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो तुम इतने लोगों को हल्के में लोगे क्या? नहीं। इन्होंने बोला ईजीएम बुला तो ईजीएम बुलाना पड़ेगा। तो इन्होंने नोटिस देना है कहाँ पे, रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी, प्लस ये बताएंगे क्या बिजनेस ट्रांजेक्ट करना है। इनको बेटा साइन करना जरूरी है। कौन करेंगे? सारे मेंबर, नहीं सारे तो एक करेगा जिसको एथोराइज सबने किया है रिटर्न एप्लीकेशन में, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन में ईजीएम बुला और 45 दिन में ईजीएम रख। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ना 21 दिन में ईजीएम बुलाई ना 45 दिन में ईजीएम रखा तो रिक्विजिशनिस्ट खुद क्या कर लेगा, ईजीएम को बुलाएगा। और कितने दिन में ईजीएम रखेगा? विद इन 3 मंथ। याद आ रहा है क्या? मैंने नोटिस दिया 21 और 45, नॉट इफ देन आई विल कॉल। अच्छा कैसे बुलाऊं? सेम जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते। खर्चा पानी कौन करेगा? मैं करेगा। और खर्चा पानी का खर्चा मैं किससे लेगा? कंपनी। और कंपनी किससे लेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसका डिफॉल्ट है। सर जब ईजीएम बुलाना पॉसिबल ही नहीं है तो क्या एनसीएलटी ईजीएम बुला सकता है? हाँ, सेक्शन नंबर 98 बोलता है ट्राइब्यूनल। लेकिन सुनना एक डिफरेंस है, ट्राइब्यूनल जब खुद बुला रहा था, नहीं ईजीएम बुला रहा था, तब मेंबर एप्लीकेशन देता था, डायरेक्टर का एप्लीकेशन नहीं। ईजीएम के केस में ट्राइब्यूनल खुद भी बुला सकता है या फिर चाहे मेंबर का एप्लीकेशन चाहे डायरेक्टर का एप्लीकेशन हो। समझ में आया? क्वेश्चन ये आया तुम्हारा। अब ये एक इफ ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट और खुद ही मीटिंग में नहीं आए, कोरम ही नहीं है, क्या करेंगे? मीटिंग कैंसल। लेकिन सर रिक्वेजिशनिस्ट रिलेटिंग मैटर डिस्क्लोज ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट इज नॉट अलाउड। कुछ मैटर ऐसा है जो सिर्फ पोस्टल बैलेट से होना चाहिए, मतलब घर पर रिजोल्यूशन आएंगे जिसके लिए जनरल मीटिंग लेना नहीं होता है, तो उस मैटर के लिए मीटिंग रिक्वेजिशनिस्ट बुला रहे नहीं चलेगा। बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन इसको जिसने समझाना वही प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर सकता। डे डेट टाइम प्लेस मैंने सबको क्लब कर दिया। एजीएम का डे क्या है रे? अरे टाइम बताओ बिजनेस आवर्स में। अच्छा बिजनेस आवर्स में चालू होना चाहिए कि चालू होके खत्म होना चाहिए? चालू होके, सॉरी, टाइमिंग के केस में चालू होना इंपॉर्टेंट है, एजीएम के केस में चालू होके खत्म होना लास्ट डेट तक कंप्लीट। समझ में आ रहा है क्या? तो कमेंसमेंट इज इंपॉर्टेंट। रात को 6 बजे के पहले चालू कर दो, चलाओ रात को, मतलब रात को 11-12 बजे के बाद में तो तुम मीटिंग बनाने बैठोगे ना, फिर मीटिंग करके तुम उठोगे रात को 2-3 बजे, चलेगा। चालू होना समय के पहले चाहिए। समझ में आ रहा है? सर दूसरा क्या बोला है? डेट। डेट कौन सा? एनी डे अदर देन नेशनल। सर प्लेस आरओ या सेम सिटी टाउन विलेज या फिर अनलिस्टेड कंपनी एनी प्लेस इन इंडिया। इसमें मैंने दौड़ नहीं डाले सेंट्रल गवर्नमेंट और सेक्शन 8, वो अपने लर्न है। सर ईजीएम किसने बुलाई है? रिक्वेजिशनिस्ट। कौन सा दिन, कौन सा टाइम? एनी टाइम। कौन सा दिन? सेम एजीएम वाला अदर देन नेशनल हॉलीडे।
और सिटी रजिस्टर ऑफिस या सिटी टाउन विलेज, इंडिया में कहीं पे भी नहीं बुला सकते। सर ईजीएम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला रहा है ना, तो बेटा तो ये तो बाप सांड है एकदम, एनी टाइम एनी डे एनी प्लेस इन इंडिया। समझ में आ रहा है? सर ये कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो। क्या बोला? एजीएम के केस में अगर डिफॉल्ट हुआ तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर, ईजीएम के केस में डिफॉल्ट हुआ तो ऑन इधर सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेंबर या फिर डायरेक्टर। आप क्या करोगे? कॉल जनरल मीटिंग, कौन? एनसीएलटी। उसके बाद में पास एंसिलरी डायरेक्शन, क्या साथ क्या बोल सकते हैं, मेंबर का कॉरम होना, वन मेंबर कैन बी एक फॉर्म कॉरम, प्रॉक्सी भी कॉरम में काउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या गाइस? सेक्शन कितने हो गए? 5। 96, 97, 96 एजीएम, 97 एजीएम बाय एनसीएलटी, 98 क्या था? ईजीएम बाय एनसीएलटी। सर 100 ईजीएम और क्या बोल सकते हैं 99 पेनल्टी। अगर तुमने किसी का भी, किसका 96, 97, 98 का डिफॉल्ट किया तो 99 में पेनल्टी। कैसे? समझ में आया? सीधा सीधा मैं आता हूँ, हु कैन कॉल जनरल मीटिंग? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डायरेक्टर यू डोंट हैव एनी पावर टू कॉल, बट अगर रेक्टिफाई कर लिया तो वैलिड है। सर क्या मेंबर बुला सकते हैं? रिक्विजिशन सेक्शन 100 पढ़ा ना, बोर्ड फेल हुआ तो। सर क्या ट्राइब्यूनल बुला सकता है? पढ़ लिया हमने 97 और 98। सर नोटिस, अब मैं ना एक काम करूँ क्या, सीधा मास्टर चार्ट से कवर कराऊँ एक डायग्राम जो पूरे कंसेप्ट को कवर करता है। 101 क्या बोलता है? 101 बोलता है कि कंपनी जब भी तू क्या करेगी, जनरल मीटिंग बुलाएगी, नोटिस मैड को देना। मैड को मतलब मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर। सर मेंबर गचक गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर मेंबर का दिवाला निकल गया, ऑफिशियल असाइनी। समझ में आ रहा है क्या? सर जनरल मीटिंग के कितने दिन पहले नोटिस देना? 21 क्लियर डेज। लेकिन सर अगर आप 21 क्लियर डेज बोल रहे हो तो आज तुमने नोटिस भेजा तो आज का दिन काउंट होगा क्या? नहीं। क्यों? हाफ डे ना, क्लियर डे मतलब 24 आवर्स होते हैं, ये तो हाफ ऑफ द डे हो गया। सर जिस दिन मीटिंग है वो भी हाफ डे में कहीं पे तो भी रहेंगे, उसको भी काउंट मत करो। तो एक्सक्लूड करना है डे ऑफ मीटिंग और डे ऑफ नोटिस। लेकिन सर बीच में अगर आपने पोस्ट से भेजा है तो सेक्शन 20 बोलता है कि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इफ सेंड बाय पोस्ट तो 48 आवर्स में डीम डिलीवर मानो। सर उसको 7 दिन के बाद में मिली, मिलने देना, भाड़ में जाए। मैं मानूंगा उसको कितने दिन में मिल गए? 2 दिन में, मतलब 48 आवर्स और एक्सक्लूड करना है। ठीक है सर। कैसे भेजे सर? राइटिंग में भेजो नहीं तो इलेक्ट्रॉनिकली भेजो। सर क्या लिखे उसमें? डे, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है, जनरल रूल है 21 दिन। क्या 21 दिन से शॉर्टर नोटिस में एजीएम बुला सकते हो? हाँ। एजीएम बुलाना है तो 95% एंटाइटल टू वोट। यहाँ पे देखो जितना सिंपल हो सकता है उतना रखा है। क्या? 95% सिर्फ मेंबर का, यहाँ पे मेजोरिटी मेजोरिटी। अबे एजीएम होना इंपॉर्टेंट है, शॉर्टर नोटिस पे भी हो रहा है तो 95% लोग एग्री कर रहे हैं ना, 2 दिन का नोटिस देके एजीएम बुलाओ, चलेगा। सर ईजीएम के लिए अगर कंपनी में शेयर कैपिटल तो डुअल कंडीशन, क्या? मेजोरिटी इन नंबर और 95% टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। और सर अगर अदर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सेम 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। गैस समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद में ये मैंने कैलकुलेशन करके बताए थे रेगुलर क्लास में। सर सेक्शन नंबर 102, इट सीम इजी बट नॉट इजी, इट सीम इजी बट नॉट इजी। इसको भी मैं कैसे कवर करता हूँ? एक छोटे से चार्ट से। ठीक है, मार्क माय वर्ड, तुमको लग रहा होगा तुमको ये वाला सेक्शन आता है, आई विल प्रूव इट कि नहीं होता है ऐसा। बहुत सारी चीजें लॉजिक के साथ में बढ़ते आगे। कंपनी जब भी तू क्या करेगी, एक जनरल मीटिंग बुला रही है और उस जनरल मीटिंग में कौन सा बिजनेस कर रही है? स्पेशल, इधर ध्यान दो, स्पेशल बिजनेस। तो उस स्पेशल बिजनेस के लिए तू क्या साथ में क्या अटैच करना है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सुनो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 बातें अगर स्किप हो गई ना तो इसके अगला वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ऑल द मटेरियल फैक्ट, ऑल मटेरियल फैक्ट मतलब बेटा जो हेल्प कर सकता है सामने वाले को डिसीजन लेने के लिए। सर डिसीजन लेने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ देते ना, बोले हम लोग जो डिस्कस करने वाले उसका मीनिंग, उसका स्कोप, दायरा, और साथ ही साथ में उसके इम्प्लीकेशन, उसके इफेक्ट क्या होने वाले ये भी बताएंगे। अब ये 3 पॉइंट टेक्निकल है, लास्ट वाला पॉइंट काफी इजी है, पहले वो पढ़ो कि अगर तुम जब ईजीएम में कोई बिजनेस डिस्कस कर रहे हो या एजीएम में स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो और तुम किसी एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले रहे हो, तो डॉक्यूमेंट मेंबर आके कहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है ये भी बताओ। मतलब सर हम एक प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं जिसके लिए सेल डीड है, तो सेल डीड हम आके कहाँ पे चेक करें? सर हम अंडर राइटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं, उस अंडर राइटर का कॉन्ट्रैक्ट किधर है? समझ में आ रहा है क्या? इफ एनी डॉक्यूमेंट इज देयर
देन द टाइम एंड द प्लेस वेयर वी कैन कम एंड इंस्पेक्ट दो डॉक्यूमेंट। आगे क्या बोला है, अगर मानो ट्रांजेक्शन हो रहा है दो कंपनियों के बीच में, किसके बीच में, दो कंपनी, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सत्यम एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड माइटास, हाउ मेनी ऑफ यू नो, ये भगवान, एक कंपनी क्या है, सत्यम, एंड अनदर कंपनी इज माइटास। समझ में आ रहा है, इट इज व्हाट, MAYTAS, इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल। सत्यम का उल्टा क्या है, माइटास। इफ यू नो दिस अगेन कंसेप्ट, जियो नाम क्यों रखा गया, एनीवन, एनी आइडिया, हाँ बताया था क्या, किसने, अच्छा तेरे को पता है सिर्फ, है ना, एनीवन, आप में से किसी को आइडिया है। देखो बाप की छवि बच्चे में दिखती कि नहीं दिखती है। मुकेश अंबानी जब बिजनेस में आया किस सेक्टर में आया, पेट्रोलियम के, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, OIL। बड़ा उसके बच्चे का जो पहला बिजनेस था, बोलते हैं ना बाप की प्रतिमा बच्चे में दिखनी चाहिए, जे दिखता है, एल को देखोगे तो मिरर इमेज क्या आती है, JOJIO, जियो। समझ में आ रहा है। अब समझो कि मान के चलो माइटास और सत्यम के बीच में क्या हो रहा था, एक अरेंजमेंट होने वाला था, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने वाला था। एक्चुअली वो फेल होने की वजह से सत्यम कॉन्फिडेंस ये हो गया था, इसमें आ गया था लॉस में, मतलब फ्रॉड सामने आ गया। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, तो डोंट यू थिंक ये कंपनी के जो डायरेक्टर है, मेंबर है, वो इस कंपनी के भी डायरेक्टर और मेंबर रह सकते कि नहीं। तो बोला है कि अगर आपका रिलेटेड टू कंपनी जिसके अंदर कम से कम 2% शेयर किस किसने होल्ड किया है, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन, या कंपनी का मैनेजर, 2% है उससे ज्यादा, तो बेटा वो बात डिस्क्लोज करो। हमको है ना डिसीजन लेते हुए समझ में आएगा इसका कितना इंटरेस्ट है इसके अंदर। समझ में आ रहा है। और तीसरी बात, या जो ट्रांजेक्शन एंटर हो रहे हो उसमें किसी का तो फायदा है, किसी का तो, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल, है ना। सर कैसा, मैंने एक आधे को सेट किया था, है ना, और मैं उसको बोल रहा हूँ तेरे को मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनाता हूँ। समझ में आ रहा है। मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे वाइफ को मैं मेरी कंपनी में डायरेक्टर बना रहा हूँ, नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि उसका पैसा मेरा नहीं है, मेरा पैसा तो उसका है। समझ में आ रहा है। लेकिन अदरवाइज फाइनेंस मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। सो बोलने का मतलब क्या है, अगर फाइनेंशियल या किसी का इंटरेस्ट है, किस किस का, मैनेजर, डायरेक्टर, KMP या फिर रिलेटिव। मानो हम लोग जिससे रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल की जो फर्म है पार्टनरशिप, उसमें मेरी वाइफ पार्टनर है। तो व्हाट आई कैन से, ना मैनेजर इंटरेस्टेड, ना डायरेक्टर इंटरेस्टेड, ना KMP इंटरेस्टेड है, बट मेरी रिलेटिव इंटरेस्टेड है ना, अरे मेरी वाइफ इंटरेस्टेड है ना। ये सारी बातें डिस्क्लोज करो। अच्छा डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है, कंपनी के अंदर वालों की, कंपनी के बाहर वालों की, कंपनी के अंदर वालों की। फायदा किसको मिल रहा है, अंदर वाले या फिर बाहर वाले, या दोनों को मिल सकता है, दोनों को मिल सकता है। और बेटा अगर तुमने फायदा लिया है बिना डिस्क्लोज करे, तो वो फायदा तुमको रिटर्न करना पड़ेगा, किसको, कंपनी को, शेयर होल्डर को नहीं, कंपनी को। तो फायदा किस किस को मिल सकता है, अंदर बाहर या दोनों को भी, दोनों को भी। लेकिन डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जिसने डिस्क्लोज नहीं किया कहने से उसको सजा होनी चाहिए, बाहर वाले के रिलेटिव को भी सजा होनी चाहिए, नहीं किया। अब तुम देखना लॉ कितना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया इन लोगों ने। अगर तुमको कोई बेनिफिट इनकर्ड हुआ है, बेनिफिट किसको इनकर्ड हुआ है, तो देखना अंदर वालों का नाम लिया, साथ ही साथ में किसका नाम लिया, रिलेटिव, बाहर वाले का नाम लिया। बेटा अपनी बाप की प्रॉपर्टी मत समझना, ट्रस्ट में होल्ड करना, रिटर्न कर देना किसको, कंपनी को, फायदा रिटर्न करो। दूसरा, पनिशमेंट किसको देंगे, कहीं पे रिलेटिव का नाम दिख रहा है क्या, नहीं, नाम किसका है, अंदर वालों का, प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP और मैनेजर। कितना पनिशमेंट, 50,000 रुपए और 5 टाइम्स ऑफ द बेनिफिट जो तुमको इनकम, वो कॉन्ट्रैक्ट तुमको अरेंजमेंट फायदा 5 लाख का हुआ, 5 का 5 टाइम्स कितना, 25 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर, 25 लाख से तुम्हारे लगे पड़े। इसके अलावा बोले और किसी लॉ में तुम्हारी माँ बहन की है तो वो भी होगी, मतलब पनिशमेंट अंडर एनी अदर लॉ आल्सो लायबल। समझ में आया गाइस, यस और नो, दिस इज व्हाट सेक्शन 102। लॉजिकली पढ़ा शायद तुमने, मैं बोला भी था तुमको, शायद इस सेक्शन को लॉजिकली तुम आज पढ़ोगे, नहीं तो लोग इसको फॉर्मेलिटी बोल के पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, टेक्निकल पॉइंट है क्या, प्रमोटर का नाम 2% होल्डिंग में लिया है, फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट में प्रमोटर का नाम नहीं लिया है। समझ में आया। सर वी आर डन विद सेक्शन नंबर 102। अब यहां से एकदम इजी है, कोरम किस में आता है 103 के अंदर,
103 में क्या बोला है? कोरम मींस व्हाट? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी प्रेजेंटेड एट जनरल मीटिंग। सर कितना होना चाहिए पब्लिक कंपनी में? 5, 15 और 25। किस पे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स? 1000, 5000 और 5000 से ज्यादा। कब देखना है 1000, 5000? ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। और सर प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। सर सुनो ना, क्या अच्छा इसका भी मैंने समरी बनाया ना? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ चलो मास्टर चार्ट से करते हैं, है ना। कोरम कितना होना चाहिए रे? 5, 15 और 25। और प्राइवेट कंपनी में देखो कोपरे में लिखा है कितना? 2। पर्सनली प्रेजेंट। सर जब मैं बोल रहा हूँ पर्सनली प्रेजेंट मतलब क्या? सेक्शन नंबर 102 बोलता है कि तुम्हारे कंपनी के अंदर अगर किसने शेयर होल्ड किए वाले हैं? प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट खुद आएगा क्या? प्रेसिडेंट इज अ चेयर, मैंने लास्ट मैराथन में बोला था। तो प्रेसिडेंट खुद आएगा, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। बेटा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेंट को काउंट करना है कि नहीं करना है? करना है। सर बॉडी कॉर्पोरेट तुम्हारी मेंबर है, मतलब एक कंपनी की दूसरी कंपनी मेंबर है, क्या कंपनी खुद चलते आएगी? बोले मैं आज जियो आ रही रिलायंस की मीटिंग में, नॉट पॉसिबल। वो किसको भेजेगी? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। काउंट करना है नहीं करना है? करना है। लेकिन सर प्रॉक्सी को, सर सुनो ना, ये कब प्रेजेंट होने चाहिए? स्टार्ट ऑफ द मीटिंग या थ्रू आउट द मीटिंग? बहुत बढ़िया। सर सुनो, आधे घंटे में कोरम नहीं आया, आधे घंटे में कोरम, तो सुनो ना, मीटिंग किसने बुलाई थी? अगर रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई तो कैंसल। अगर मीटिंग किसने बुलाई है? कंपनी ने, तो मीटिंग हो जाएगी एडजर्न। सर कब एडजर्न होगी? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ डिसाइड नहीं किया तो नेम नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। समझ में आ रहा है? और 3 डेज का एडवांसमेंट नोटिस दे देना। सर सुनो ना, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नॉट प्रेजेंट एंड अगर 2 लोग भी प्रेजेंट है ना, मीटिंग कंडक्ट करो। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछू, गंदा वाला, गंदा वाला, ठीक है। सर पहली मीटिंग आई हुई, 10 मैटर डिस्कस करने थे, कितने? 10 में से 6 मैटर डिस्कस हो गए। अब 4 मैटर पेंडिंग थे और झगड़े, मतलब मेंबर ने चप्पल निकाल के फेंका कि इसको चेयरमैन को मार के। मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न। एडजर्न मीटिंग में कोरम नॉट प्रेजेंट। कोरम चाहिए था कितना? 15। और प्रेजेंट कितने हैं? मात्र 10। बताओ क्या मैं जनरल मीटिंग कंडक्ट करा सकता हूँ नहीं करा सकता हूँ? कर सकते हैं ना? नो। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? एडजर्न मीटिंग में भी, मतलब अल्सो कोरम नॉट प्रेजेंट। अल्सो मतलब क्या है बेटा? पहली मीटिंग एडजर्न होने का कारण ही कोरम था, और अगले मीटिंग में भी क्या नहीं है? मतलब कोरम के लफड़े अगर 2 बार हो रहे हैं ना, तो फिर कम में काम चलाओ। यहाँ पे मीटिंग होने का कारण क्या था? क्योस या कोरम? तो ऐसे केस में मीटिंग कम लोगों से काम नहीं। सर सुनो ना, 15 लोग आ गए, नहीं कोरम नहीं था, अब क्या मीटिंग एडजर्न होगी? क्योंकि कोरम नहीं आया है। अरे हाँ है ना। अब एडजर्न मीटिंग में कितने बिजनेस बाकी है? 4। 4 में से कोरम प्रेजेंट, कोरम प्रेजेंट, 2 बिजनेस डिस्कस, 2 बिजनेस रिमेन। वापस झगड़े हो गए, मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न। इस बार एडजर्न में 15 लोग चाहिए थे और आए सिर्फ 12 है। अब बताओ, क्योंकि अब कोरम का लफड़ा 2 बार हो गया ना, एक बार इधर हो गया था, यहाँ पे कोरम नहीं था, तो मीटिंग क्या हो गई थी? एडजर्न। अभी फिर से कोरम नहीं है, क्या 2 से ज्यादा है तो काम चला लूं? नहीं। क्यों? बेटा इस मीटिंग का भी एडजर्न होने का कारण क्योस था, मतलब 2 कंटिन्यूअस बार, मतलब मीटिंग इज एडजर्न बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ कोरम, एंड एट एडजर्न मीटिंग इज आल्सो कोरम इज, मतलब कोरम के रीजन 2 बार पास पास में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो फिर 2 से काम चल। टेक्निकल तुम लोग बोल रहे थे जनरल मीटिंग मत लो सर, आ जाओ। ऐसा सुनो ना, एक बात बोलता हूँ। अब जनरल मीटिंग के 2 बिजनेस भी डिस्कस हो गए। ओरिजिनल मीटिंग थी 1 जनवरी 2025 को, और जो लास्ट कोरम वाली मीटिंग हुई ना, वो हुई 31 जनवरी 2025 को। मेरा क्वेश्चन है, 2 रिजोल्यूशन यहाँ पे पास हुए और 8 रिजोल्यूशन यहाँ पे, मैं क्या मानूं? ये 2 रिजोल्यूशन, पहली बात बताओ, एडजर्न मीटिंग इज अ कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग? अरे हाँ या ना? एडजर्न मीटिंग इज अ कंटिन्यूशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग।
तो मैं क्या बोल सकता, एडजन मीटिंग का अपना कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कि इट्स अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग। तो अगर कोई रिजोल्यूशन, दो रिजोल्यूशन जो कब पास हुए, 31 जनवरी को, मैं क्या मानूं, वो 31 जनवरी को पास हुए मान लूं, या इट्स अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग 1 Jan को पास हुए मानूं, 1 Jan को, सॉरी टू से। if meeting is passed at adjourn meeting, it is deemed pass at a adjourn meeting only, not any earlier days। मतलब it is pass on the date it is in fact pass, जिस दिन एक्चुअली पास हुआ ना उसी दिन पास माना जाएगा, नो मैटर वो एडजर्न मीटिंग है ओरिजिनल है कुछ भी है, नॉट एनी अर्लियर। सर देखो यहाँ पे लिखा है, अगर एडजर्न मीटिंग में ऑल्सो कोरम नॉट प्रेजेंट, तो जितने मेंबर प्रेजेंट है वही क्या बन जाएंगे, कोरम बन जाएंगे। और सेक्शन 116 बोलता है कि एडजर्न मीटिंग में कोई डिसीजन पास हुआ है तो वो माना जाएगा पास हुआ है कौन से दिन, द डे व्हेन इट इज इन फैक्ट पास, नॉट एनी अर्लियर डेज। कहीं इतना बात समझ में आया? तो हाँ, तो मान 6 इस दिन पास हो गए, हाँ 15 जनवरी को पास हुए दो, और 31 जन को पास हुए अलग अलग अलग, क्योंकि बोलते हैं ना इस दिन जिस दिन पास हुआ वहां से 30 डेज में फाइल करना है, तो वो 30 डेज कहाँ से काउंट करोगे? समझ में आ रहा है तुमको? तुमको समझ आया मैंने कितने सेक्शन एक साथ में कवर किए? टोटल 4 सेक्शन। कैसा? कोरम 103, 112, 113 authorized representative, and sir 116 a master chart of the 4 section। सर गजब है। सेक्शन नंबर 104 चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन कौन होता है? तो बोलते हैं चेयरमैन ऑफ कंपनी इज चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। बट सर सुनो ना, अगर चेयरमैन हमारा जो है बोर्ड मीटिंग भी होती है उसका भी होता है, तो बोलते हैं जनरल रूल है जो चेयरमैन ऑफ कंपनी होता है वही चेयरमैन किसका बन जाता है, बोर्ड मीटिंग का। व्हाट इफ मुकेश अंबानी इज नॉट अटेंड द मीटिंग, तो फिर कौन अपॉइंट अटेंड करेंगे? नीता अंबानी, टेक अ चेयर। तो नीता अंबानी इज अ चेयरमैन फॉर अ पर्टिकुलर मीटिंग और फॉर अ बोर्ड मीटिंग्स, पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग। समझ में आ रहा है क्या? और सर सुनो ना, चेयरमैन फॉर जनरल मीटिंग कौन रहेगा? तो बोलते हैं जनरली द चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग कहाँ पे लिखा होगा? एओए में। सर एओए साइलेंट होगा तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग बिकम चेयरमैन ऑफ जनरल, और सर चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग चेयरमैन ऑफ कंपनी। ठीक है। अब सर व्हाट इफ द चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 50, देखो कोरम आधे घंटे में, उसके पहले चेयरमैन का ड्यूटी तू आ, वो 15 मिनट में नहीं आया तो डायरेक्टर जो प्रेजेंट है वो अपने में से किसी को चेयरमैन बनाएंगे। सर डायरेक्टर कोई चेयर लेना नहीं चाहता है, तो जो मेंबर प्रेजेंट है वो अब में से उठा के किसी को चेयरमैन, लेकिन जब भी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा कैसे होगा बेटा? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन कैसे होता है? पहले आर्टिकल में लिखा है वैसे, आर्टिकल में नहीं लिखा है तो बोलो। व्हाट इफ आर्टिकल साइलेंट, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड। और सर चेयरमैन को रिप्लेस करना है तो पोल, चेयरमैन को रिप्लेस करना है तो, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड, रिप्लेसमेंट ऑफ चेयरमैन इज बाय पोल। समझ में आ रहा है? तो ये मैं बच्चों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ क्लास में। मैं जनरली एक आधे बच्चे को बुलाता हूँ क्लास में सामने, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वगैरह, तो लगभग सारे बच्चे क्या बोलते हैं हाउ, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ उसको, जैसे वो चेयर पे बैठा बोलता चल उल्टा घूम, उल्टा वो घुमा। अब एक आधी सुंदर सी कन्या को बुलाता हूँ, है ना। मैंने बोलता कि भाई तुम पोल डिमांड कर रहे हो कि वी वांट पर्टिकुलर गर्ल टू बी अ चेयरमैन। मैंने बोला अब इसके मुंह पे तो कोई नहीं नहीं बोलेगा ना, चेयर को घुमा दो, how many of you want she to be continue with the chair of the meeting, तो मेजोरिटी बच्चे हाउ। तो डोंट यू थिंक जब पोल डिमांड किया तो हमने एग्जिस्टिंग चेयरमैन को रिप्लेस कर दिया, यस और नो? तो ऐसे, तो वो जो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना वो थोड़ी अलग ही होती है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी छोटी हरकतें आपको हेल्प करता है एग्जाम में चीजों को याद रखने के लिए। सर 106 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। पहली बात, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट करने का दो ही ग्राउंड है, पहला आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, दूसरा सामने वाले ने तुम्हारा कॉल मनी नहीं दिया है या उससे कुछ पैसा या उसके शेयर के ऊपर तुमने लियन एक्सरसाइज किया है। समझ में आ रहा है? सर शो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड कैसे होगा? एट एनी जनरल मीटिंग पहले रिजोल्यूशन कैसे डाला जाता है? बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन शो ऑफ हैंड किस किस में अलाउ नहीं है? अगर तुम्हारी कंपनी की मीटिंग कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है, तो कुछ लोगों ने घर से नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे वोट किए और यहाँ पे तुम लोगों को शो ऑफ हैंड बोलोगे, गलत हो जाएगा। तो अगर कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एप्लीकेबल है या फिर
पोल डिमांड किया है तो क्या नहीं होगा, शो ऑफ हैंड नहीं चलेगा, ठीक है सर। शो ऑफ हैंड का रिजल्ट जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस कब माना जाता है, एक बार चेयरमैन ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और उसकी मिनट्स बुक में एंट्री हो गई, मानो 100 लोग थे, 100 लोगों में से 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, वी आर एग्री विद द रिजोल्यूशन, समझ में आ रहा है, और 99 लोगों ने काय के लिए हाथ खड़ा किया था, वी आर नॉट इन द सपोर्ट, मतलब अगेंस्ट है। चेयरमैन ने डिक्लेयर किया रिजोल्यूशन पास, रिजोल्यूशन पास, सही किया गलत किया, और इस बात का एंट्री कहाँ पे हो गया, मिनट्स बुक। अगेन द एग्जाम क्वेश्चन, बाद में सीसीटीवी कैमरा फुटेज आया जिसमें बोला गया सिर्फ 2 ही तो लोगों ने हाँ बोला था। क्वेश्चन, कैन यू चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, जो क्या हुआ है मीटिंग के अंदर चेयरमैन का डिसीजन है, आंसर इज नो। क्यों, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस वन द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एंड एडेड इन व्हाट, मिनट्स बुक, यू कैन नॉट फर्दर चैलेंज इट। कैसे समझ में आया, तो ये बात हमेशा याद रखना, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब यू कैन नॉट चैलेंज। सर जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। अगर 7 लोग चाहिए थे पब्लिक कंपनी, 6 लोगों ने सब्सक्राइबर बने और साइन किया, आरओसी ने अप्रूव कर लिया, इट इज अ कंक्लूसिव। इसको ऐसा समझो कि मानो एक बेबी का बर्थ नेचुरली कितने महीने में होना चाहिए, 9 महीने में, ठीक है। अब बच्चा अगर बाहर आ गया 8वें महीने के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, ए भाई गलत हुआ, चल अंदर घुस वापस, हाउ कम अंदर, हाँ इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस, बर्थ हो गया हो गया, नो मैटर वो नेचुरल तरीका है नहीं है, ठीक है, वापस। सर लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट, इसके बाद में प्रॉक्सी हुआ ना, तो 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, देन सर प्रॉक्सी क्या बोलता है, प्रॉक्सी मीन्स, एक तो प्रॉक्सी का मतलब होता है कि सर जिस व्यक्ति को मैंने अपॉइंट किया मेरे बिहाफ में कंपनी में जाके वोट करने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, मेरी फ्रेंड अंजना, तो अंजना इज फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई एम होल्डिंग फ्यू कंपनीज शेयर फ्रॉम मुंबई। तो मैंने क्या किया, अंजना को बोला यू गो एंड अटेंड मीटिंग ऑन माई बिहाफ, और खास करके मीटिंग में रिजोल्यूशन में ना बोलना, तो आई एम एंटाइटल टू वोट, बट इंस्टेड ऑफ आई गो देयर आई एम सेंडिंग समवन एल्स, तो दैट पर्सन बिकम प्रॉक्सी, और जो फॉर्म मैंने भर के दिया दैट फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉक्सी फॉर्म। समझ में आ रहा है सर। डिस्क्लोजर, प्रॉक्सी की बात कहाँ से आती है, नोटिस में ऑप्शन होना चाहिए, द पर्सन हु इज एंटाइटल टू अटेंड मीटिंग और कैन वोट एट अ मीटिंग में अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। who can become a who can appoint proxy, member who is entitled to attend meeting and vote at a meeting, share preference shareholder, sorry if you don't have a right to vote. Sir, who can become a proxy, any person can become proxy, need not to be member, exception section 8 company में proxy must be the member of company. Sir, how to appoint proxy, by submitting proxy form, डिपॉजिट करना है प्रॉक्सी फॉर्म कितने घंटे पहले, विद इन 48 आवर्स। सर आर्टिकल में लिखा था 60 आवर्स पहले करना है, तो फिर 48 आवर्स या 60 आवर्स, 48 आवर्स ओनली। सर डिसेबिलिटी ऑफ द प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या नहीं कर सकता, ही कैन नॉट वोट बाय शो ऑफ हैंड, ही कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ quorum, he cannot be elected as a chairman, मतलब प्रॉक्सी इज अ गन विदाउट बुलेट इनसाइड। समझ में आ रहा है क्या, फुकट की हवाबाजी है प्रॉक्सी, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रॉक्सी, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, 50, एक व्यक्ति मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन क्या है कि टोटल वोटिंग पावर 10% से ज्यादा नहीं होनी। लेकिन सर मुकेश अंबानी ने तो मेरे को प्रॉक्सी बना दिया एंड ही इज होल्डिंग हाउ मच, 56% ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। बेटा एक व्यक्ति के लिए प्रॉक्सी बन रहे, देयर इज नो लिमिट ऑन द टोटल वोटिंग पावर। समझ में आ रहा है सर। इंस्पेक्शन, क्या मैं प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, हाँ, इसके लिए आपको 3 दिन एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कितने दिन पहले, 3 दिन। और प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन कब से कब तक, मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से टिल द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। सर इसका मतलब अगर मीटिंग एडजर्न हुई तो टिल द कंक्लूजन ऑफ एडजर्न मीटिंग, ठीक है। प्रॉक्सी के फॉर्म को मैं रिवॉक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कैसे, नया प्रॉक्सी फॉर्म भर दो, या प्रॉक्सी को रिवॉक कर दो, या जाके खुद ही मीटिंग अटेंड कर लो। सेक्शन 105 डन एंड डस्टेड। सर वोटिंग वाला सेक्शन आया, वोटिंग क्या क्या 4 सेक्शन, शो ऑफ हैंड ऑलरेडी डन। शो ऑफ हैंड में क्या होता है, 1 मैन 1 वोट होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट और पोल में क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट, ठीक है। सर पहले पोस्टल बैलेट के कंसेप्ट को समझते, फिर ई वोटिंग के समझते, फिर इसकी अमेंडमेंट को समझते हैं, अदरवाइज अमेंडमेंट यू विल नॉट अंडरस्टैंड। पोस्टल बैलेट क्या होता है कि आपके घर पे चिट्ठी आ रही है, आपके घर पे चिट्ठी आ रही है, उस चिट्ठी में आपने क्या करना है,
रिजोल्यूशन पे हाँ नहीं तो ना करना है। उसके साथ में तुमको मिला क्या, इन्वॉल्व। उस इन्वॉल्व को क्या कर दो, अटैच करो और कहाँ पे भेजो, पोस्ट कर दो। कंपनी को मिलेगा, कंपनी काउंट करेगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। दिस इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। इज इट अ गुड स्टेप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नॉट गुड स्टेप? इज इट अ गुड स्टेप और नॉट गुड स्टेप? गुड स्टेप। क्यों बेटा? आप लोग वैसे जनरल मीटिंग में नहीं जाते हो, आप लोग वैसे मीटिंग अटेंड नहीं करते हो। एटलीस्ट पोस्टल बहाने के कारण हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होगा मीटिंग के अंदर, तो इट इज अ गुड स्टेप। लेकिन इट इज अ सब्सटीट्यूशन फॉर योर जनरल मीटिंग। व्हाट्स ऑल गुड सर, आप बताओ किधर? सर सुनो ना, मैं 10 मिनट के बाद में आता, एक बार फ्लो खुद। हाँ फिर ठीक है। क्या पता सर, मैं चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया। अच्छा, तो ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छा स्टेप है या नहीं है? अच्छा स्टेप है, राइट। क्वेश्चन ये आता है, लेकिन यहाँ पर आप किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो? जनरल मीटिंग। देयर इज नो जनरल मीटिंग। क्या ना ऐसे घर से ही रिजोल्यूशन पास हो गया? सेक्शन 135 पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन डायरेक्टर के केस में भी होता है। लेकिन फिर कंसेप्ट आया ई वोटिंग का। ई वोटिंग में अभी ये क्या हो गया, आज के डेट में ये जो फिजिकल होता है ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। सिर्फ इतना है, पोस्ट के जगह पे मेल आया है, मेल पे रिप्लाई करना है, जनरल मीटिंग नहीं होगी। अब आया कंसेप्ट कौन सा, ई वोटिंग। ई वोटिंग में क्या बोला है कि आपके घर पे हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, एक 7 दिन का फेस दिया है, इसके अंदर आप अपने घर पे ही बैठ के क्या कर लो, वोट करो। अगर घर पे वोट करने के बाद में, दिस इज कॉल्ड रिमोट ई वोटिंग, है ना, घर पे बैठ के। इफ यू वांट टू अटेंड मीटिंग यू मे अटेंड मीटिंग। एंड जिसको ऐसा लगता है घर पे वोट नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैटर है, डिस्कस होना चाहिए बिफोर पासिंग रिजोल्यूशन, तो आप लोग क्या करो, मीटिंग में आ जाओ। समझ में आ रहा है? क्या ज्यादा बेटर है, पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग? ई वोटिंग। क्यों? इसमें घर पे भी फैसिलिटी है, प्लस इधर जनरल मीटिंग भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी लॉ ने पहले क्या किया, 10 ऐसे बिजनेस बोले जिसके लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए, पोस्टल बैलेट। कंपलसरी क्या होना चाहिए? लेकिन जिस कंपनी को ई वोटिंग एप्लीकेबल है, ई वोटिंग इज बेटर देन पोस्टल बैलेट और नॉट बेटर? बेटर। तो अगर आपने उस 10 आइटम को ई वोटिंग से भी किया तो भी माना जाएगा आपने पोस्टल बैलेट की कंप्लायंस को फॉलो किया। सॉर्टेड एकदम आराम से। ये था अमेंडमेंट। ये क्या था सर? एक बार प्रोसीजर समझ लेते हैं, पोल की कैसे होती है। पोल मतलब शो ऑफ हैंड होता है, शो ऑफ हैंड के बाद में क्या आता है, पोल। शो ऑफ हैंड में वन मैन वन वोट था। सर जनरल मीटिंग बुलाई, शो ऑफ हैंड हुआ, शो ऑफ हैंड होने के बाद में किसी ने डिमांड क्या किया, पोल। अब पोल लेना पड़ेगा। सी वेरी सिंपल, तुम्हारे पास एक एक शेयर है, तुमने बोला सबने मिलके रिजोल्यूशन नॉट पास, मैं बोला रिजोल्यूशन पास, और मेरे पास 10,000 शेयर है। तुम्हारी मुंडिया ज़्यादा है, मेरी मुंडी ज़्यादा है। तुम्हारी अभी तुम्हारी मुंडिया ज़्यादा है ना, मैं तो शो ऑफ हैंड में तो मैं एक ही दिख रहा हूँ, दो भी हाथ खड़े करूंगा तो भी तुम लोगों से तो कम ही हो ना। तो रिजोल्यूशन पास होगा फेल होगा? फेल हो जाएगा। मेरा ईगो हर्ट हुआ, मैंने बोला आई एम होल्डिंग 10,000, ढोक लो तुम 100-100 रुपए, एक एक शेयर होल्ड कर रहे 100-100 रुपए के। मैंने डिमांड किया पोल। तो जैसे ही पोल हुआ तो चेयरमैन किसको अपॉइंट करेगा, स्क्रूटनी। मैंने खुद ने पोलिंग पेपर का पूरा करके आया मैं, है ना, एजीएम वेजीएम में, जेड डब्ल्यू स्क्वेयरिंग बोलकर एक कंपनी थे उसका। सो अब क्या करेगा वो, एक बैलेट पेपर से, फॉर एग्जांपल ये बैलेट पेपर है, ये क्या है, बैलेट पेपर है। इसके अंदर ऊपर क्या लिखा है, आइटम 1, आइटम, आइटम मतलब बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, है ना। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब तुमने ये वाला पेपर मैंने मेंबर को दे दिया। जैसे ही मैंने पेपर किसको दिया, मेंबर को दिया, मेंबर उसको एक तो क्या बोलेगा, हाँ नहीं तो ना। अब हाँ या ना बोलने के बाद में मेरे को लेके आना पड़ेगा क्या, अब ये मेरे पास कुछ है नहीं भाई, बॉलेट बैलेट बॉक्स, मैंने बोला इसके अंदर डालो अपने डिसीजन। अब वो लॉक है, इफ यू सी इट इज लॉक। इसके अंदर तुमने क्या डाले, अपनी चिट्ठियाँ। ये चिट्ठियाँ को ले जाएंगा मैं, और बाद में क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन, और उसको फिर मैं करेंगे काउंट। मैं रिपोर्ट बना के किसको देंगे, चेयरमैन, और चेयरमैन उसका रिजल्ट करेगा डिक्लेयर। सर क्यों बता रहे हो ये बात? अब पोल के बारे में इंपॉर्टेंट बात है।
तो आप क्या कर रहे हो, पोल डिमांड किए। पोल कौन ऑर्डर कर सकता है, हु कैन डिमांड द पोल, मेंबर। सर मेंबर कौन कर सकता है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में जिसके पास कम से कम 10% टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल उसने होल्ड किया। आई एम नॉट सेइंग मार्केट वैल्यू 5 लाख, 5 लाख का फेस वैल्यू का शेयर होल्ड किया है, या फिर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं तो 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर इन्होंने डिमांड किया तो झक मार के तेरे को पोल मंगाना पड़ेगा, किसको, चेयरमैन। लेकिन अगर इन्होंने डिमांड नहीं किया तो क्या खुद की इच्छा से भी तू पोल कंडक्ट करा सकता है। हाँ सर, पोल का प्रोसीजर बड़ा है कि नहीं है, क्या हमने जो पोल ऑर्डर किया उसको हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं क्या, यस। अगर तुमने पोल ऑर्डर किया तो तुम पोल को विड्रॉ, सर एनी टाइम, हाउ, मजाक किया, मतलब बोले पोल, उसके बाद चलो पोल लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, कंपनी लॉ का प्रोविजन है, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, बेटा पोल कितने समय में लेने चाहिए, पोल कितने समय में, इसको तुम डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, तुमको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। मानो अपने को 4 बिजनेस डिस्कस करने थे, कितने, 1 2 3 और 4। क्या होता है, बिजनेस 1 मैंने आइटम नंबर 1 को मैंने क्या कर लिया, ट्रांजेक्ट कर लिया, आइटम 2 में झगड़े होने लग गए, तो क्या मैं इस आइटम को बाद में ट्रांसफर कर दूंगा और 3 को पहले डिसाइड कर सकता हूँ, अरे हाँ या ना। पंगा क्या हो गया, जैसे ही मैंने पोल डिमांड किया, मैंने क्या बोला, ओ चेयरमैन सुनो, मीटिंग को करो एडजर्न, मीटिंग को क्या करो, अच्छा अब बोले एडजर्नमेंट करना है क्या, रुको बोले लास्ट में डिसाइड करता, बाकी के पहले डिस्कस कर लेता। अरे ढोकले में चाहता हूँ बाकी के बिजनेस डिस्कस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा मीटिंग को कर एडजर्न। तो अगर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग का पोल है तो वो कब लेना पड़ेगा, इमीडिएटली। समझ में आ रहा है क्या। दूसरा, दूसरा कौन सा, चेयरमैन अपॉइंट हुआ, मैंने बोला आई वांट टू चेंज द चेयरमैन, आई एम डिमांडिंग द पोल, मैंने बोला था शो ऑफ हैंड से अपॉइंट हुआ वाला चेंज करना है तो पोल से होता है। ही वाज लाइक चल वो लास्ट में डिसाइड करते, बाकी क्या भी डिसाइड। अरे ढोकले आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू, है ना, एंड यू आर सेइंग वो वाला लास्ट में डिसाइड करते, नहीं। तो अगर पोल डिमांड हुआ है फॉर चेंज ऑफ चेयरमैन तो वो भी कैसे लेना पड़ेगा, इमीडिएटली। तो देखो, अगर क्वेश्चन ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, पोल शैल बी टेकन फोर्थविथ, मतलब इमीडिएटली। अदर मैटर में पोल कितने देर घंटे में कंडक्ट कराना है, 48 आवर्स में। सर हु कैन अपॉइंट, स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेगा, कितना, एक या एक से ज्यादा, इसको रेगुलेट कौन करेगा, चेयरमैन करेगा, और जो भी रिजल्ट है स्क्रूटिनाइजर बना के किसको देगा, अरे बोलो, चेयरमैन को। और बेटा उसके बाद में चेयरमैन क्या करेगा, रिजल्ट को डिक्लेयर, क्या ऐसे वी आर डन कंसेप्ट। सर कंसेप्ट है ई वोटिंग, ई वोटिंग को बहुत सिंपल रख रहा हूँ मैं, तुम्हारे मॉड्यूल में जाके देखोगे इट इज अप्रॉक्स 3 to 4 पेजेस, समझ में आ रहा है। सर ई वोटिंग क्या होता है, पहली बात, ई वोटिंग किसको एप्लीकेबल है, हर एक कंपनी, नो, कंपनी जिसके अंदर 1000 से ज्यादा क्या है, मेंबर्स है, या जो कंपनी लिस्टेड है कहाँ पर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या, अगर आप एसएमई लिस्टिंग हो, मतलब स्मॉल स्केल पे लिस्टेड हो, या फिर इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्मॉल कंपनीज है, एसएमई लिस्टिंग बोलते हैं, आपके लिए क्या है, कंपलसरी नहीं है, ई वोटिंग कंपलसरी नहीं है। सर ई वोटिंग मतलब क्या, अगेन नॉट एप्लीकेबल टू निधि कंपनी है या फिर ऐसी कंपनी जिनके क्या लिस्टेड है, सिर्फ डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात ध्यान देना, ई वोटिंग फैसिलिटी आप काय में देते हो, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, रेगुलर क्लास में मैं बाकायदा नोटिस वोटिस खोल के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ही काफ़ी सारी कंपनियों के क्या है, शेयर्स है। अब इन्होंने ये वाला पॉइंट याद रखना, ये डायग्राम ही सब कुछ है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। जिस दिन तुम्हारा जनरल मीटिंग होने वाला है, मैंने आपको सेक्शन नंबर 91 पढ़ाया था, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या बोला है, जिस दिन तुम्हारा जनरल मीटिंग होने वाला है उसके कम से कम 7 दिन पहले एक दिन डिसाइड करो, कट ऑफ डेट। उस दिन जो जो मेंबर है वो तुम्हारे कंपनी के क्या करेगा, वोटिंग कर सकता है। सर ई वोटिंग फैसिलिटी कितने दिन तक अवेलेबल रहेगी, मिनिमम 3 दिन। और सर वो ओपन होने के बाद में एक तो आप वोट एक बार कास्ट कर लो, क्या तुम चेंज कर सकते हो, नो। और सर वो क्लोज कब होगी, जिस दिन जनरल मीटिंग है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे वोटिंग लाइन बंद हो जाएंगी, देखा है ना। अब इसके बाद में जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, कहने से जो मेंबर ने वोट कास्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, यस। कोरम में काउंट हो सकता है, यस। क्या वोट कर सकता है, ना। जैसे मेरे भाई अच्छे से बैठ। अब तीसरा क्या बोला है कि जनरल मीटिंग में वोट होगा, पहले किसको अपॉइंट किया है, स्क्रूटिनाइजर को। अब क्वेश्चन, मैं टेक अ असिस्टेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, सबसे पहले वो कौन से वोट काउंट करेगा, जो पोल हुए वो या जनरल मीटिंग वाले, जनरल, श्योर हो, सही भी हो।
तो सबसे पहले वो काउंट करेगा वोट कास्ट एट अ मीटिंग, और उसके बाद में क्या करेगा, ओपन करेगा कौन से मीटिंग के वोट, रिपोर्ट बना के 3 दिन में किसको देगा, चेयरमैन। चेयरमैन इस रिपोर्ट को क्या करेगा, डिक्लेयर। समझ में आ रहा है जैसा नो, वी आर डन विद द होल कंसेप्ट। कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो। एप्लीकेबल किसको है, सबको नहीं होता बेटा। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड में भी किसको नहीं है, एसएमई या इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड या निधि कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, नोटिस के साथ में फैसिलिटी देना पड़ेगा ई वोटिंग का। बेटा टाइम लिमिट की बात बताओ, टाइम लिमिट में कौन इंटाइटल होगा, कट ऑफ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days। मीटिंग ओपन कितने समय के लिए होना चाहिए, वोटिंग पीरियड मिनिमम 3 days। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है, एक दिन पहले क्लोज हो जाएगा 5 बजे। समझ में आ रहा है, एक बार वोट कास्ट किया तुम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, हो गया तुम्हारा ई वोटिंग। कंसेप्ट है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या बोलता है गाइस, पोस्टल बैलेट मतलब आपके घर पे रिजोल्यूशन आएगा, या इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकली। बेटा क्या बोला है, 10 ऐसे बिजनेस है। अच्छा पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल किसको है, ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी कंपनी जिसके अंदर 200 मेंबर है उनको एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी को है या नहीं है, है। क्या प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, नहीं बोल रहे, हो सकते कि नहीं हो सकते। आप तो ऐसा चेहरा बनाए हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हाँ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। हाउ मेनी ऑफ से हो सकते हैं, कैसे, प्राइवेट कंपनी में 200 बोला, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर अप टू 200 बोला है ना, तो फिर 200 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। नहीं सर वो क्या है ना, जो आप पूछते हो उसका उल्टा आंसर दिया कि सही आंसर होता है, सही बात है। अरे यार खतरनाक बच्ची है, सही बात है 200 से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे, ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक काउंट करते हैं ना, अरे हाँ है ना, एम्प्लॉय प्लस जो मेंबर होगा वो मेंबर तो है, लेकिन उसको एक काउंट करते हैं कि नहीं करते, उसको काउंट नहीं करते। समझ में आ रहा है, तो वो मेंबर तो है ना। तो बोला है जिसके अंदर 201 मेंबर, कितने, 201, कितने तक, 999 तक। क्यों 999, 999 लॉ में नहीं लिखा, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। क्यों, 1000 से क्या एप्लीकेबल हो जाता है, ई वोटिंग। तो उसके पहले वाले को पोस्टल बैलेट ना, तो जिनके मेंबर कितने हैं, 201 से लेके 299, 999, 2012 999। आपको 10 ऐसे बिजनेस बोले जो कंपलसरी कैसे करने हैं, पोस्टल बैलेट। सर 10 के अलावा बाकी के बिजनेस के लिए क्या वर्ड यूज किया है, मैं जनरल मीटिंग में कराएं जनरल मीटिंग, पोस्टल बैलेट कराना है पोस्टल बैलेट। और सर कुछ ऐसे बिजनेस है जहां पे पोस्टल बैलेट अलाउ नहीं है, कौन सा, नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर कोई बिजनेस ऑर्डिनरी नेचर का है, मतलब सर अड्डा, या फिर ऐसा बिजनेस जहां पर डायरेक्टर और किसको, ऑडिटर को सुन के लेने का अधिकार है। मतलब बड़ा आप डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो तो राइट टू बी हर्ड है ना, घर से बैठे बैठे उसको बाहर से हकलो मत। समझ में आ रहा है, उसको मीटिंग में आके बात करने का अधिकार है। ये रिजोल्यूशन कैसे नहीं, इसलिए देखना मैंने वहां पे लिखा था रिक्विजिशन, इस पे जो चीजें पोस्टल बैलेट से होनी चाहिए उसकी तुम क्या नहीं कर सकते, तुम रिक्विजिशन तो वो रिक्विजिशन भी नहीं ले सकते, उसके बोर्ड करेगा। यहाँ तक आया, सुनना, रिजोल्यूशन डिम पास कैसे, घर से भी पास हुआ होगा तो भी रिजोल्यूशन डिम पास, अगले मीटिंग में उसका नोट कर लेना। सर ये याद रखना कौन से बिजनेस पोस्टल बैलेट से किए जाते हैं, कितने लोगों को याद है, 10 बिजनेस पोस्टल बैलेट के, एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्ट है, 10 ऐसे बिजनेस जो पोस्टल बैलेट से किए जाएंगे। चलो याद नहीं है मैं याद कराता हूँ। पहला चेंज ऑफ आर्टिकल, चेंज ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस सिटी टाउन विलेज के बाहर एसआर लगता है, पोस्टल बैलेट से होना चाहिए। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच मनी रेज फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा रेज किया, पैसा अनयूटिलाइज पड़ा था, याद है क्या। और सर अल्टर कर रहे हो प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, तो इसकी वजह से तुम्हारा आर्टिकल चेंज हो रहा है ना। तो 4 बातें बताओ, ये तो सीधा सीधा इनकॉर्पोरेशन चैप्टर वाली हो गई ना। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड सिटी टाउन विलेज, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच मनी इज रेज थ्रू पब्लिक इशू, और चेंज ऑफ आर्टिकल बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कंपनी। समझ में आ रहा है। सर इसके बाद में शेयर की 3 बातें, इश्यू ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, बायबैक ऑफ शेयर, या वेरिएशन सेक्शन नंबर 48 राइट ऑफ शेयर होल्डर। और लास्ट में डायरेक्टर की 3 बातें, सर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 151। सर सेल ऑफ अंडरटेकिंग सेक्शन 100 नहीं सॉरी 180 सबसेक्शन 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लॉज बी, ठीक है। एंड लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सेक्शन नंबर 186, ठीक है। बेटा ये 10 आइटम आपके लर्न होने चाहिए। इसके लिए कंपलसरी क्या चाहिए, पोस्टल बैलेट। लेकिन एक नीचे मैंने नोट दिया है क्या, ये जो पोस्टल बैलेट के बिजनेस है
अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से भी कर लिया तो भी माना जाएगा पोस्टल बैलेट को कंप्लायंस कर लिया। बेटा ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, बुक में नहीं मिलेगा तुमको। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी 107 क्या है पहले बताओ, शो ऑफ हैंड। 109 पोल, सर 1010 पोस्टल बैलेट एंड 108 ई वोटिंग। प्राइवेट कंपनी के लिए देखो शो ऑफ हैंड कंपलसरी मैंडेटरी है, लेकिन पोल डिमांड किया तो पोल लेना पड़ेगा। सर आपको 110 ऑप्शनल है, लेकिन 200 से ज़्यादा मेंबर रहे तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा 10 आइटम के लिए। और 108 नॉट अलाउ, ई वोटिंग तो तुमको है नहीं। सर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसमें मेंबर 200 से ज़्यादा है, आपके रिजोल्यूशन पहले कैसे पास हो गए, शो ऑफ हैंड। पोल इफ डिमांडेड डन, पोल 10 आइटम 110 मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है क्या, इधर ध्यान दो स्क्रीन पे, 110 मैंडेटरी, लेकिन आपको भी क्या एप्लीकेबल नहीं है, ई वोटिंग। लास्ट वाला पॉइंट, जिस कंपनी में मेंबर कितने 1000 से ज़्यादा है, जो कंपनी लिस्टेड है, बेटा आपको शो ऑफ हैंड अलाउ ही नहीं है। क्यों, आपके इसमें कंपलसरी क्या आ गया, ई वोटिंग आ गया। अब घर से लोग वोट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर के बेस पे, और तुम इधर आके बोल रहे हाथ खड़े करो, चलेगा क्या। तो शो ऑफ हैंड नॉट अलाउ। पोल ऑलवेज पोल। 10 आइटम के लिए आपके पास ऑप्शन है क्या, चाहे तो पोस्टल बैलेट करा लो, चाहे ई वोटिंग करा लो। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, बाकी सारी चीजों के लिए मैंडेटरी क्या करना है, ई वोटिंग। एंड गाइस वी आर डन विद सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 110। अब 111 एंड 115 दो कनेक्टेड सेक्शन है। काफी सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज है, इन दोनों के रिलेशन को समझ नहीं पा रहे कि दोनों में क्या है। 111 के हेडिंग को पढ़ना। 111 क्या बोलता है, तुम लोग खत्म हो गए ना, तुम सोचो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तुमने तुम्हारी एनर्जी को कितना संभाल के रखना चाहिए मेरी एनर्जी को संभालने के लिए, तो भी मैं इग्नोर करता हूँ, जान दो। 111 क्या बोलता है गाइस, और तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट टू टीच योर बैच, स्टिल आई एम गिविंग माई 100% से ज़्यादा। मेरे को तुम मानो नहीं मानो, आई 100% एग्री, वॉट एवर यू लर्न इन द रेगुलर क्लास यूल गेटिंग मोर देन दैट ओनली, उससे तो कम नहीं चाहिए, 110% आई एम श्योर। अब ध्यान देना बोलने का मतलब क्या है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ मेंबर स्टेटमेंट। क्या बोलना है मतलब, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किस चीज का, कंपनी में डायरेक्टर बताता है क्या क्या होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जनरल मीटिंग आ रही है, मेंबर ने बोला मेरा रिजोल्यूशन भी डालना, तो मेंबर्स का रिजोल्यूशन आगे मेंबर को सर्कुलेट करना। या मैंने बोला कि सतीश भाई थी प्रपोजिंग टू अपॉइंट सनी एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कौन सी सनी, सनी पाजी, है ना, तो सनी पाजी को मैं क्या बना रहा है, डायरेक्टर। अब किसने बोला अश्लील लोंडा है बोले ये सनी पाजी, किसका बोलना रहा है, जसल का बोलना रहा है, तो जसल ने उस पर कमेंट मारा मेरे रिजोल्यूशन पे। डोंट यू थिंक जसल की बात और मेरा रिजोल्यूशन साथ में सर्कुलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस, दिस इज सेक्शन नंबर 111। क्या बोलता है, जब भी कंपनी क्या हो रही है, देखो अपना कोई रिजोल्यूशन प्रपोज करना है, तो सेम रिक्विजिशन 100 में जो था वही, कम से कम 6 हफ्ते पहले एडवांस में क्या दे देना, रिजोल्यूशन देना मीटिंग के। और जैसे ही आपने सामने वाले को सर्कुलेट किया, क्या मेरा रिजोल्यूशन आइटम 1 2 3, उसमें आइटम कौन थी, था सनी, बेटा 2 हफ्ते पहले, 21 दिन पहले आपको नोटिस मिला ना, कम से कम 2 हफ्ते पहले आप भी उसके ऊपर क्या दे सकते हो, अपना स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है, और फिर आपका भी स्टेटमेंट सारे मेंबर को क्या होगा, सर्कुलेट होगा। सर कंपनी इज नॉट बाउंड टू सर्कुलेट, कब, अगर तूने रिजोल्यूशन 6 हफ्ते पहले नहीं दिया, या तूने स्टेटमेंट 2 हफ्ते पहले नहीं दिया, और साथ ही साथ में उसका क्या दे दो, खर्चा पानी। लेकिन सर सुनो ना, कंपनी ने बड़ा चालू बना किया क्या, there's a कंपनी कॉल एस्कॉर्ट, एक ग्रुप था, अमिताभ बच्चन की जो बच्ची की जो फैमिली है ससुराल की, ठीक है, उनका कंपनी का ग्रुप था, LIC वॉज द मेंबर उसकी। तो LIC ने क्या किया था, EGM बुलाया था, तो उसको चैलेंज किया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर उनके फैमिली के, उसको सबको हटा रहा था कंपनी से। वो बोले सिर्फ एक ही जन को रखना है, कौन, द बुजुर्ग मेंबर उनके फैमिली का जो है ना, वो अच्छा है, बोले बाकी सारे ऐसे है, हटाने का था। तो वो EGM बुला ही नहीं रहते, तो EGM कॉल बाय रिक्विजिशन देम से वाला वो सीन हुआ था, ठीक है। क्या होता है ना कि इन्होंने रिजोल्यूशन डाला, प्रपोज किया था एडवांस में कि हमको हटाना है तुम सब लोगों को। ये लोगों ने क्या बोला, रिजोल्यूशन कितने दिन पहले आना चाहिए, मीटिंग के 6 वीक बिफोर। आज रिजोल्यूशन आया ना, इन्होंने कल ही मीटिंग बुला ली थी, और इनका रिजोल्यूशन सर्कुलेट ही नहीं किया, क्या बोल के, तो वो 6 हफ्ते पहले आना चाहिए था मीटिंग के।
बोले सुनो, अगर तुम चालूपना कर रहे हो ना, हमने रिजोल्यूशन भेजा और उसके बाद में तुम मीटिंग बुला रहे हो 6 हफ्ते के अंदर, तो माना जाएगा जैसे कि हमारा रिजोल्यूशन कितने दिन पहले आया था, 6 हफ्ते के पहले। समझ में आ रहा है? तो देखो, रिक्वेस्टेशन ने डिपॉजिट किया, क्या रिजोल्यूशन, कंपनी कॉल जनरल मीटिंग ऑन अ डेट विद इन 6 वीक, इट इज शैल डीम टू बी हैव बीन प्रॉपरली डिपॉजिटेड बिफोर 6 वीक्स। समझ में आ रहा है? और अगर कोई एग्रीड पर्सन है जिसको लगता है भाई ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पावर का, तो जा किधर, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल अब्यूज ऑफ राइट कर रहे हैं, वो उसने बोल दिया कि मत सर्कुलेट करो, मत सर्कुलेट करो रिजोल्यूशन। या अब तीसरा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब 115। सर 111 और 115 में डिफरेंस क्या है? इसमें भी तो मेंबर ही रिजोल्यूशन प्रपोज कर रहा है। सुनो, आपको रिजोल्यूशन प्रपोज करने का अधिकार है 111 के अंदर, लेकिन कोई डायरेक्टर का टर्म खत्म नहीं, कोई ऑडिटर का टर्म खत्म हो रहा है, कितने साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट है मैक्सिमम? 5 years। 5 years में वो रिटायर हो रहा है, आई वॉन्ट टू अपॉइंट अनदर पर्सन इन हिज प्लेस, तो क्या ना इससे मैं इस ऑडिटर के साथ में सेटिस्फाई नहीं हूं? अरे आया ना। दूसरा, चल मैं किसी और को अपॉइंट नहीं कर रहा, मैं बोल रहा इसको अपॉइंट नहीं करने का है, तो अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट हैप्पी विद द दिस ऑडिटर। या फिर मेरे को किसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करना है, उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है। समझ में आ रहा है? उसके लिए जो रिजोल्यूशन प्रपोज होता है वो कभी भी शेयर होल्डर से होना चाहिए। तो इसलिए बोला है कि मेंबर जिसके पास 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख का पेड शेयर कैपिटल है, ये स्पेशल नोटिस देगा कंपनी को। कौन से मैटर के लिए? कौन से मैटर के लिए बेटा? याद आ रहा है कि 14 दिन पहले, बट नॉट अर्लियर देन 14 3 months पढ़ा था हमने, है ना? और फिर वो जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले हम लोग बाकी मेंबर को सर्कुलेट कर देंगे, और कंपनी शैल गिव नोटिस टू मेंबर, रिजोल्यूशन पास करेंगे एटलीस्ट 7 days बिफोर। सबको नोटिस दो, मैंने 14 दिन पहले तुमको दिया था। एंड ये सिर्फ 2 मैटर के लिए, 140 और 169। ठीक है सर? कुछ एग्रीमेंट, कुछ रिजोल्यूशन जो कंपनी पास करती है उसकी 30 दिन के अंदर MGT 14 बोल के फॉर्म फाइल करना पड़ता है। किसको? ROC को। ये वाला सेक्शन मैं नहीं कर रहा, ठीक है? सेक्शन 117 हो गया। सर मिनट्स, मिनट्स पे MCQ ये आते हैं तुम्हारे केस स्टडीज, तो एकदम सिंपल की पॉइंट बताता हूँ जहाँ से MCQ बनेंगे। मिनट्स किसके मेंटेन करोगे? हर एक मीटिंग के, इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट का, इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट का। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days। टाइम लिमिट कितना है? 30 days। कंटेंट ऑफ मिनट्स में क्या रहेगा? अगर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है ना, तो उसमें तुमको एक बात स्पेसिफिकली लिखनी पड़ेगी। क्या? कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा था तो किसी डायरेक्टर ने मना किया उसके लिए, तो उसका नाम लिख, क्यों? कल जाके कोई फ्रॉड सामने आया तो बेटा वो डायरेक्टर बचना चाहिए। अभी पढ़ा था क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुम्हारे कंसेंट से कोई एक्ट हुआ तो तुम लायबल हो, तो उनके कंसेंट से नहीं होने का मतलब क्या है? यहाँ पे उनका नाम होता है बेटा। इसके बाद में क्या बोला है? अगर चेयरमैन चाहे तो मिनट्स के मीटिंग के मिनट जो है उसमें से कुछ निकाल के फेंक सकता है। क्या? अगर वो डिफेमेटरी मैटर होगा, या इररिलेवेंट होगा, या फिर हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगा। सर डिफेमेटरी मतलब, बोले चेयरमैन ने रिजोल्यूशन प्रपोज किया था और दूसरे डायरेक्टर ने उसके मार्क पे ये वाली गाली दे दी, काय को बोलना है? सर इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब क्या हो गया गाइस? बोले हम लोगों ने चाय मंगाई थी और चाय में इस बार शक्कर ही नहीं आई, तुम मिनट्स में लिख रहे हो, गलत बात है। समझ में आ रहा है? मिनट्स एक एविडेंशियल वैल्यू रखता है कोर्ट के अंदर। और सुनना, प्रिजम्पशन है कि अगर तुमने किसी चीज़ का, अब जैसे मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, मैं एक दिन में बैठ के 10 साल के मिनट्स बना दिए थे कंपनी के। क्या वो मीटिंग एक्चुअली हुई थी या सिर्फ डमी बताई मैंने? डमी। लेकिन लॉ का मानना ऐसा है कि भाई एक अपने को मिनट्स मिले ना हाथ में, इस दिन शायद मीटिंग हुई थी, लोग प्रेजेंट थे, वोट किए थे, भले एक्चुअली नहीं हुआ, मानेंगे ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? और सर यहाँ से बनते तुम्हारे केस। साइनिंग का बात ध्यान रखना, बोर्ड मीटिंग को कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ सेम मीटिंग या फिर नेक्स्ट मीटिंग। लेकिन जनरल मीटिंग तो बेटा जरूरी नहीं है, इमीडिएट आएगी 4 महीने के बाद। चेयरमैन ऑफ सेम जनरल मीटिंग, अगर वो डेथ हो गया, इनेबिलिटी हो गया, तो एनी अदर डायरेक्टर ऑथोराइज बाय बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पे? कितने साल के लिए प्रिजर्व करोगे? बोर्ड मीटिंग कहाँ पे प्रिजर्व करोगे? रजिस्टर ऑफिस और एनी अदर सिटी, एनी अदर प्लेस डिसाइडेड बाय बोर्ड। लेकिन इसको कंपलसरी क्या पे करना है? जनरल मीटिंग का रजिस्टर ऑफिस। समझ में आ रहा है बेटा? अगर इंस्पेक्शन 119 बोलता है कि मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को क्या चाहिए, जनरल मीटिंग के, बोर्ड मीटिंग के तो नहीं मांग सकता है, या फिर पोस्टल बैलेट के मिनट चेक करना है, तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिजनेस आवर्स में फ्री में आके इंस्पेक्ट करके जा। बिजनेस आवर्स कितना हो सकता है? तो बोले जो आर्टिकल में लिखा है, बट कम से कम दिन का 2 घंटा तो चाहिए, ठीक है, वर्किंग डे का।
फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या मिलेगा? फिजिकल इंस्पेक्शन, नंबर 2 सॉफ्ट कॉपी ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, उसको पे पैसा का करना पड़ेगा अगर उसको हार्ड कॉपी चाहिए, या फिर उसको एज मे प्रिस्क्राइब मैक्सिमम कितना फी है 10 रुपीज पर पेज। दूसरा, अगर तुमको रिफ्यूज कर दिया किससे कि हम तुमको क्या नहीं देंगे, मिनट्स वगैरह नहीं देंगे, जाओ किधर रोना धोना करेंगे, एनसीएलटी ऑर्डर देंगे तो उनको देना पड़ेगा, दैट्स इट। सर ये इसमें अमेंडमेंट आए, इन्होंने क्या बोले, आपके जो डॉक्यूमेंट रिटर्न और रजिस्टर है पहले कैसे मेंटेन करते थे फिजिकली, आज के दिन में उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, मे केप्ट इलेक्ट्रॉनिकली। पहले कैसे इंस्पेक्शन होते थे फिजिकली, मे बी प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली, और इसके कॉपी पहले कैसे मिलती थी फिजिकली, आज कैसे मिल सकते हैं, खत्म। सर नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, जैसे ही एजीएम हो गया इसके 30 डेज के अंदर एमजीटी 15 में तुमको क्या देना पता है, एनुअल रिपोर्ट, जिसके साथ में तुम पूरी मीटिंग की, एजीएम की मीटिंग की डिटेल्स, डेट टाइम प्लेस अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन कोरम वगैरह सब कुछ बताएंगे। समझ में आ रहा है? और ये फनी सेक्शन है एकदम टाइम पास, जो मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया था, जिस समय में आई डोंट थिंक कि मिनट्स किसी ने बनाए होंगे 1% कंपनी के, तब मैंने बनाए थे, ठीक है। क्या होता है ओपीसी में, शेयर होल्डर कैसे डिसीजन लेता है, बोले कुछ नहीं, ऐसे आता है बोले बैठता है, ओपीसी अलग अकेला मेंबर है ना, मीटिंग करने का तरीका क्या है, आज मैंने कार परचेस कर लेनी चाहिए, हाउ नहीं, हाउ नहीं, हाउ हाउ चल डन नहीं, चल हाउ डन, कम्युनिकेट कर बोले अपना डिसीजन ओपीसी को, ए ओपीसी मैं कार परचेस कर रहा हूँ तेरे नाम पे, ठीक है, कैसा, बोले मिनट्स बुक ले, उसके अंदर एंटर कर दे कि तूने डिसीजन ले लिया, बोले हाँ, और उसको साइन कर ले कि मैं मीटिंग में आया, खुद को ही चेयरमैन बोल के इलेक्ट किया और मैंने एक डिसीजन लिया कंपनी के अंदर क्या परचेस करते हैं, कार, और ये बात मैंने किसको बताई, ओपीसी, मतलब कतई बड़ा सियाप्पा ही है ना। और इसके बाद में सर बोर्ड मीटिंग, तो बोले देख बोर्ड मीटिंग में एक से ज्यादा डायरेक्टर रहेंगे फिर तो प्रॉपर होगा 173 वगैरह, बट एक ही रहेगा तो बोले अल्ट्रा नॉनसेंस। अब बोले मेंबर की जगह पे एज अ बेट डायरेक्टर, आज मैं शेयर होल्डर नहीं, आज मैं डायरेक्टर बोल के बैठ रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, आईसीआईसी नहीं 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 एचडीएफसी, हाँ 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 आईसीआईसी, हाँ चल ठीक है, लिख ले मिनट्स में साइन कर ले, हो गया, एंड गाइस वी आर डन विद द होल चैप्टर, ठीक है। चलो कितने कितने समय का ब्रेक चाहिए, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, बोलो बोलो बोलो, हंसो मत, हंसने से मुझे आंसर नहीं मिलता है। देखो अब तो अपने पास बचा ही क्या, एक टारगेट है अपना, क्या, मीटिंग्स एंड पावर्स ऑफ बोर्ड्स, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट क्या है,